स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रतनपुर के राजा की 4 बेटियां थीं, जिनमें से 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी नीलिमा वो अभी तक कुंवारी ही थी। राजकुमारी के सिर पर सोने के बाल थे। वैसे तो राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी अभी तक ना हो पाई थी, जिसका कारण ये था कि उसके लिए कोई भी योग्य राजकुमार नहीं मिला था। राजकुमारी के माता पिता भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द राजकुमारी की शादी किसी योग्य राजकुमार के साथ कर दी जाए। एक दिन की बात है, राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ शाही बागीचे के पीछे बहने वाली नदी पर जा पहुंची। ठंडा और शीतल जल देखकर उन सभी का मन नदी में नहाने के लिए मचल उठा। जब वे सब नदी में नहाने लगी तो राजकुमारी के 2-4 बाल नदी में बह गए। नहाने के बाद राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल में वापस लौट आई। इधर राजकुमारी के बाल नदी में बहते जा रहे थे। उसके बाल बहते बहते एक दूसरे राज्य में जा पहुंचे, जहां पर वो नदी के किनारे एक चट्टान के साथ चिपक गए। संयोग की बात है, उस दिन उस राज्य के राजा का इकलौता बेटा जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। दोपहर का समय था। राजकुमार अपने दोस्तों के साथ उस नदी पर पानी पीने के लिए आ पहुंचा। राजकुमार ने देखा कि नदी के पास ही एक पत्थर पर कोई चमकीली वस्तु चमक रही थी। राजकुमार ने जब वो वस्तु उठाई तो वह सोने के 4 बाल थे। राजकुमार सोने के बाल देखकर बहुत ही हैरान हुआ। वह चुपचाप उन बालों को लेकर महल में आ गया और बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चला गया। राजकुमार की माँ ने जब राजकुमार शक्ति को खाने पीने के लिए बुलाया तो राजकुमार ने खाना खाने से मना कर दिया। अगली सुबह भी राजकुमार शक्ति ने खाना खाने से मना कर दिया तो रानी को बहुत ही चिंता होने लगी। वह महाराज के पास गई और कहने लगी, महाराज, राजकुमार शक्ति कुछ चुपचाप सा है। जब से वो शिकार से लौटा है, ना कुछ खाता है ना पीता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उसे किसी बात की कोई चिंता है, मगर वो किसी को कुछ बता नहीं रहा। ये सुनकर महाराज ने राजकुमार के दोस्त, जो कि उनके मंत्री का बेटा भी था, जिसका नाम था चित्रसेन, उसको बुला भेजा और उसे राजकुमार से बात करने के लिए कहा। चित्रसेन राजकुमार के पास गया और उनसे पूछा कि आखिर क्यों उसने खाना पीना छोड़ रखा है। पहले तो राजकुमार शक्ति उसको टालता रहा, लेकिन जब चित्रसेन ने काफी जोर देकर पूछा तो राजकुमार ने उसे सोने के बाल दिखाते हुए कहा, ये बाल जिस भी लड़की के हैं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चित्रसेन कहने लगा, ये कौन सी मुश्किल बात है। मैं अभी महाराज से कहकर इस सोने के बाल वाली लड़की को ढूंढवाता हूँ और फिर तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। ये कहकर चित्रसेन महाराज के पास आ गया। चित्रसेन ने जंगल वाली सारी घटना महाराज को विस्तार से बता दी। साथ ही सोने के बाल दिखाते हुए कहा, महाराज, राजकुमार चाहते हैं कि जिस भी लड़की के ये बाल हैं, उनसे राजकुमार की शादी करवा दी जाए। महाराज ने सारी बात जानकर राजकुमार शक्ति को अपने पास बुलाया। कहने लगे, बेटा, तुम खाना खा लो। मैं अभी अपने सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वो सोने के बाल वाली उस लड़की को ढूंढ कर लाएं। महाराज ने उसी वक्त नगर के कोतवाल को बुलवाया और कहा कि सोने के बाल वाली लड़की को तलाश किया जाए। कोतवाल ने आदेश पाते ही चारों दिशाओं में अपने सैनिक भेज दिए। इस तरह से 1 हफ्ता गुजर गया, मगर सोने के बाल वाली लड़की का कोई पता नहीं चला। जब राजकुमार को इसके बारे में पता चला तो वो पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगा। समय गुजरने के साथ साथ वो बीमार सा रहने लगा। महाराज राजकुमार की बीमारी को देखते हुए बहुत ही चिंताग्रस्त हो गए। महाराज ने अपने राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति सोने के बालों वाली लड़की के बारे में कुछ पता लगाएगा या उस लड़की को ढूंढ कर लाएगा,
तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ऐलान को सुनकर राज्य के कई लोग उस लड़की को ढूंढने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ। दूसरी तरफ राजकुमार की तबीयत दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही थी। अब महाराज को चिंता के साथ साथ क्रोध भी आने लगा था कि वो अपने बेटे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आखिरकार उन्होंने एक दिन परेशान होकर अपने मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर वो सोने के बाल वाली लड़की को उनके सामने लेकर आए, नहीं तो मंत्री की गर्दन उड़ा दी जाएगी। बेचारा मंत्री ये आदेश पाकर जब अपने घर लौटा तो अपने परिवार वालों से कहने लगा कि अब मेरी मौत के दिन नजदीक आ गए हैं। मंत्री ने अपने बेटे चित्रसेन को महाराज की सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर चित्रसेन अपने पिता से कहने लगा, पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भगवान ने चाहा तो उस सोने के बालों वाली लड़की का मैं पता लगा कर ही आऊंगा। दूसरे दिन चित्रसेन ने अपना भेष बदल लिया और वह एक चूड़ी बेचने वाले का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद वो उस नदी पर जा पहुंचा जहां राजकुमार को सोने के बाल मिले थे। उसने नदी के किनारे किनारे ही चलने का फैसला किया ताकि वह उस सोने के बालों वाली लड़की को ढूंढ सके। नदी के आसपास जो भी गांव मिलते वह उनमें जाता और चूड़ियां बेचता, आवाज लगाता, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। इसकी आवाज सुनकर गांव की लड़कियां आती। चित्रसेन चूड़ियां भी बेच रहा था और हर लड़की के बाल भी देख रहा था। इस तरह से चित्रसेन को 20 दिन गुजर गए। अब उसे भी चिंता होने लगी थी कि मेरे पिता को मौत के घाट ना उतार दिया जाए। ये सोचकर वो और भी तेजी के साथ अपने सफर को तय करने लगा। आखिरकार वह राजकुमारी नीलिमा के राज्य में पहुंच गया। यहाँ पर भी वो चूड़ियां ही बेचने का काम करता था। चित्रसेन जिसे भी चूड़ी बेचता उससे कहता कि हमारे राज्य में एक लड़की के सोने के बाल हैं, क्या तुम्हारे राज्य में भी ऐसी कोई लड़की है जिसके सोने के बाल हों? लड़कियां सिर हिलाकर जवाब दे देती, हमें ये मालूम नहीं है। अब सिर्फ 4 ही दिन बचे थे कि उस राज्य के खजांची की बेटी ने चित्रसेन को चूड़ियां खरीदने के लिए बुलाया। चित्रसेन ने जब उस लड़की को चूड़ियां बेची तो उसने वही सवाल दोहराया कि हमारे राज्य में एक ऐसी लड़की है जिसके सोने के बाल हैं, क्या तुम्हारे यहाँ पर भी कोई ऐसी लड़की है? अब क्योंकि खजांची की लड़की राजकुमारी की सहेली थी तो वो कहने लगी, हाँ हमारी छोटी राजकुमारी नीलिमा, उसके सिर पर सोने के बाल हैं। चित्रसेन ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत ही खुशी हुई, लेकिन उसने बात बनाते हुए कहा, गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारी राजकुमारी के बाल सुनहरी रंग के हो सकते हैं लेकिन सोने के नहीं। खजांची की लड़की को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? अगर मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी के सोने के बाल लाकर दिखा दूं तो? चित्रसेन ने तुरंत कहा, मैं ये सारी बेशकीमती चूड़ियां तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन अगर राजकुमारी के बाल सोने के ना हुए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। खजांची की बेटी ने शर्त मंजूर कर ली। चित्रसेन वहां से लौट गया। उसी शाम ये लड़की राजकुमारी के पास गई और बातें करते करते चुपके से राजकुमारी का एक बाल तोड़कर अपने पास रख लिया और फिर घर वापस लौट आई। अगले दिन जब चित्रसेन वापस उस लड़की के पास आया तो लड़की ने राजकुमारी के सोने के बाल उसको दे दिए और कहने लगी, देख लो अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। चित्रसेन मुस्कुराया और कहने लगा, सचमुच तुम तो बिल्कुल सच कहती थी। लो तुम अब जीत गई, इसीलिए ये बेशकीमती चूड़ियां अब तुम्हारी हुई। इसके बाद चित्रसेन वहां से निकलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने राज्य की ओर लौट गया। अब क्योंकि महाराज के द्वारा दी गई समय सीमा में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, चित्रसेन बिना रुके दिन रात अपने घोड़े को दौड़ाता रहा, परंतु अभी तक वो अपने राज्य तक नहीं पहुंच पाया था। इधर जब आखिरी दिन आ गया तो महाराज भागीरथ ने अपने मंत्री को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया, परंतु इस समय घोड़े पर सवार चित्रसेन वहां पर आ पहुंचा
उसने चिल्लाकर कहा, रुकिए महाराज, मैं सोने के बालों वाली लड़की का पता लगाकर आया हूँ। आप दया करके मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। ये सुनकर महाराज बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने चित्रसेन को गले से लगा लिया और फिर चित्रसेन ने पूरी कहानी उन्हें बता दी और कहा कि सोने के बालों वाली लड़की राजकुमारी नीलिमा है, जो यहाँ से 300 मील दूर राज्य रतनगढ़ की राजकुमारी है। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। महाराज ने चित्रसेन को बहुत सारा इनाम दिया और फिर ये खबर रानी को सुनाई। जब राजकुमार को इसके बारे में पता लगा तो उसकी बीमारी समझो आधी ही रह गई। राजकुमार शक्ति ने उसी समय चित्रसेन को अपने पास बुलाया और उसे शाबाशी देते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें इसके बदले में क्या इनाम चाहिए? चित्रसेन पहले तो चुप रहा, परंतु जब राजकुमार ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया तो चित्रसेन ने कहा, राजकुमार, अगर आपकी शादी राजकुमारी नीलिमा से हो जाती है तो आप उसके पिता से कहकर मेरी शादी वहां की खजांची की बेटी से करवा दीजिएगा। राजकुमार ने इस बात का वचन दे दिया। महल में खुशियां मनाई गई। मंत्री जी अपने बेटे की बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत ही खुश थे। अब तो बड़ी ही तेजी के साथ राजकुमार की सेहत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में राजकुमार पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो महाराज ने अपने कुछ खास दूतों को बुलाया और सोने, चांदी, हीरे, मोती, इन सब के आभूषण बड़ी बड़ी पेटियों में भरकर रतनगढ़ राज्य की ओर रवाना कर दिए। साथ में ये संदेश भी दिया कि वह अपने बेटे का रिश्ता राजकुमारी नीलिमा के साथ करना चाहते हैं। राजा के द्वारा भेजे गए दूत रतनगढ़ में जा पहुंचे और एक दिन आराम करने के बाद वे रतनगढ़ के राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपने राजा के द्वारा भेजे हुए सभी तोहफे उनके सामने पेश किए और साथ ही राजकुमारी के रिश्ते की बात कही। महाराज ने कहा कि आप 1 सप्ताह के लिए यहाँ पर रुकिए, मैं सोच विचार करने के बाद आपको जवाब दूंगा। रतनगढ़ के महाराज ने अपनी रानी से इस बारे में बात की तो रानी ने कहा कि ये रिश्ता पक्का करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर एक बार राजकुमारी से पूछ लेना चाहिए। आप बेटी नीलिमा के पास जाइए और उसकी राय मांगिए। रानी ने जब अपनी बेटी से बात की और उसको बताया कि उसके लिए एक रिश्ता आया है तो राजकुमारी ने कहा, माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं राजकुमार से 4 सवाल करूंगी। अगर उसने इन सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए तो मैं राजकुमार से शादी कर लूंगी, लेकिन अगर राजकुमार उन सवालों के जवाब ना दे पाया तो मैं समझूंगी कि राजकुमार मूर्ख है और मैं उससे शादी नहीं करूंगी। रानी ने यही बात महाराज को बता दी। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं गंगापुर के महाराज को यही संदेश भेज देता हूँ। अगले दिन उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें ये लिखा गया था कि राजकुमार पृथ्वी अगर हमारी राजकुमारी के 4 सवालों का जवाब दे देते हैं तो राजकुमारी उनसे शादी करेंगी, वरना शादी नहीं होगी। शाही दूत वो संदेश लेकर वापस आ पहुंचे। उन्होंने महाराज भागीरथ को वो चिट्ठी थमा दी। राजा ने उसी समय चित्रसेन को बुलाया और कहा कि वो राजकुमार से जाकर कह दे कि अगर वो राजकुमारी नीलिमा के सवालों का जवाब दे सकता है तो राजकुमारी उससे शादी करने को तैयार है, वरना नहीं। चित्रसेन उसी समय राजकुमार के पास गया। ये सब कुछ जानकर राजकुमार गहरी सोच में पड़ गया। तब चित्रसेन ने कहा, राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए और रतनगढ़ जाने की तैयारी कीजिए। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। इसके बाद राजकुमार रतनगढ़ जाने के लिए तैयार हो गया। महाराज ने अपने दूतों को फिर से रतनगढ़ दौड़ाया कि राजकुमार शर्तों को पूरी करने के लिए रतनगढ़ आ रहे हैं। और फिर राजकुमार अपने मित्र चित्रसेन और कुछ खास नौकरों के साथ रतनगढ़ के लिए रवाना हो गए। 1 सप्ताह के बाद वे लोग रतनगढ़ जा पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एक दिन आराम करने के बाद ये तय किया गया कि राजकुमारी भरे दरबार के बीच में राजकुमार से अपने 4 सवाल पूछेगी और फिर एक निश्चित दिन राजकुमार अपने दोस्त चित्रसेन के साथ दरबार में उपस्थित था। इसके अलावा
राजकुमारी के माता पिता भी दरबार में मौजूद थे। राजकुमारी ने सबको प्रणाम किया और उसके बाद वो राजकुमार से कहने लगी, राजकुमार, मैं आपसे जो 4 सवाल पूछूंगी उनमें से पहले 2 सवाल मैं आपको बोलकर पूछूंगी, लेकिन अगले 2 सवाल सिर्फ इशारे से पूछे जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? राजकुमार ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, आप निश्चिंत होकर अपने सवाल पूछिए। राजकुमारी ने पहला सवाल किया। तो सुनिए राजकुमार, मेरा पहला सवाल है कि बुद्धि क्या खाती है? दरबार में मौजूद सभी लोग इस विचित्र प्रश्न को सुनकर हैरान रह गए। ये प्रश्न सुनते ही दरबार में सभी की नजरें राजकुमार पर टिक गई। राजकुमार ने कुछ क्षणों तक सोचा और फिर कहने लगा, राजकुमारी जी, बुद्धि दुख को खाती है, क्योंकि मनुष्य के सभी दुखों का कारण उसकी अज्ञानता होती है और बुद्धि के द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाता है। अज्ञान दूर होने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह से बुद्धि दुख को खाती है। राजकुमार का ये जवाब सुनते ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां पर बैठी हुई राजकुमारी ने कहा, बिल्कुल ठीक राजकुमार, तुम्हारा पहला जवाब बिल्कुल ठीक है। अब हम अपना अगला सवाल पूछते हैं। तो सुनिए, बुद्धि पीती क्या है? राजकुमारी का ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार में मानो सन्नाटा सा छा गया। सभी लोग मन ही मन में इस सवाल का जवाब ढूंढने लगे। कोई सोचने लगा कि बुद्धि आंसू पीती है, तो कोई सोचने लगा कि बुद्धि पानी पीती है। एक बार फिर से सभी नजरें राजकुमार पर टिक गई। राजकुमार ने बड़े ही धैर्य से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, राजकुमारी जी, बुद्धि गुस्से को पीती है, क्योंकि गुस्सा आ जाने पर व्यक्ति अंधा हो जाता है। वह सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे समय में अपने क्रोध को पी जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बुद्धि क्रोध को पी जाती है। दरबार में मौजूद सभी लोग राजकुमार की वाह वाह करने लगे। राजकुमारी भी राजकुमार की बुद्धिमानी को देखकर मुस्कुराने लगी और फिर उसने कहा, राजकुमार, अब मैं जो अगले 2 प्रश्न पूछने जा रही हूँ वह मैं बोलकर नहीं बताऊंगी, बल्कि सिर्फ आपको इशारा किया जाएगा और आपको उन सवालों के जवाब इशारे में ही देने होंगे। ठीक है राजकुमारी जी, आप अपने सवाल कीजिए। तब राजकुमारी ने अपने पास रखी हुई एक तलवार उठाई और हवा में लहराने लगी। कुछ पल तक तलवार हवा में लहराने के बाद वो वापस अपनी जगह पर बैठ गई। अब राजकुमार को इस सवाल का इशारे में ही जवाब देना था। कुछ देर सोचने के बाद राजकुमार ने अपनी जेब से एक कलम निकाली और उस कलम को हवा में लहरा दिया और फिर वह भी अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया। राजकुमारी ने खुश होकर कहा, ठीक राजकुमार, मैं आपके जवाब से बहुत ही खुश हूँ। परंतु दरबार में मौजूद सभी लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर राजकुमारी ने तलवार हवा में क्यों लहराई और राजकुमार ने कलम हवा में लहराकर उसका क्या जवाब दिया। इसके बाद राजकुमारी कहने लगी, राजकुमार शक्ति, अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछती हूँ। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप मेरी बुद्धि की परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरेंगे। इसके बाद राजकुमारी अपनी जगह से उठी। वह दरबार की सीढ़ियों से नीचे उतरी और तुरंत ही सीढ़ियों से वापस चढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई और वो राजकुमार की तरफ देखने लगी। राजकुमार कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर उसने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और राजकुमारी की तरफ देखने लगा। राजकुमारी एक बार फिर से मुस्कुराई और कहने लगी, सचमुच राजकुमार, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। मुझे आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। राजकुमारी वहां से चली गई। तब रतनगढ़ के राजा उठे और वो राजकुमार के पास आए। कहने लगे, राजकुमार, पहले 2 सवालों के जवाब तो हमें समझ में आ गए, परंतु बाद में जो सवाल सिर्फ इशारे में पूछे गए और तुमने भी सिर्फ इशारों में ही उनका जवाब दिया, उनका क्या अर्थ था? क्या तुम मुझे समझा सकते हो? राजकुमार कहने लगा, बिल्कुल महाराज, मैं आपको अभी समझाता हूँ। सुनिए। राजकुमारी ने तलवार को हवा में लहराकर
मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या इस दुनिया में तलवार से भी ज्यादा घातक कोई हथियार है, तब मैंने अपनी कलम हवा में लहराकर जवाब दिया था, जी हाँ, कलम एक ऐसा हथियार है जिसकी ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है। बहुत खूब राजकुमार, सचमुच तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही था। महाराज, राजकुमारी जब सीढ़ियों से नीचे उतरी और फिर वापस सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई तो उनका सवाल था कि सीढ़ियां चढ़ते उतरते मेरा शरीर थक चुका है, लेकिन क्या शरीर का कोई ऐसा अंग भी होता है जो कभी नहीं थकता? तब मैंने अपनी छाती पर हाथ रखकर उन्हें इशारे से ये बताया कि हमारे शरीर में दिल एक ऐसा अंग है जो कभी नहीं थकता। वो इंसान के जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु तक लगातार अपना काम करता रहता है, बिना थके और बिना रुके वो धड़कता रहता है। बहुत खूब राजकुमार, सचमुच हम तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानते हैं। हमें खुशी है कि तुम जैसा बुद्धिमान राजकुमार हमारी बेटी का होने वाला पति है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूँ। राजकुमार, आप इस राज्य के होने वाले दामाद हैं, आप आदेश कीजिए। महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र चित्रसेन, जो कि बुद्धि और समझदारी में मुझसे भी कहीं बढ़कर है, इनका विवाह आपके खजांची की बेटी के साथ कर दिया जाए। महाराज ने तुरंत अपने खजांची को वहां बुलाया और उसने बड़ी ही खुशी से अपनी बेटी का रिश्ता चित्रसेन के साथ कर दिया। फिर एक ही दिन बड़ी ही धूमधाम से चित्रसेन और राजकुमार शक्ति का विवाह कर दिया गया। दोनों दोस्त अपनी अपनी दुल्हनों के साथ वापस अपने देश लौट आए। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अब अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।